नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बन गए। अब आगे वो क्या करेंगे, उनको किस रणनीति के तहत अध्यक्ष बनाया गया है, किस समीकरण के तहत वो अध्यक्ष बने हैं और उनकी जो कार्यशैली होगी, वो कार्यप्रणाली होगी, वो कैसी हो सकती है, आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्रेम कुमार जी विधानसभा के अध्यक्ष, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। आप उनके अध्यक्ष बनाने को किस दृष्टि से देखते हैं, क्या समीकरण है और उन्हीं को क्यों चुना गया, पहले तो हम लोग इस पर चर्चा करें। देखिए, प्रेम कुमार का नाम काफी वक्त से चल रहा था। जब उन्होंने गांधी मैदान में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ नई सरकार का, नीतीश कुमार की कैबिनेट का, तो प्रेम कुमार को शपथ नहीं दिलाई गई, है ना। मंत्री पद की शपथ नहीं दी। पिछले कैबिनेट में वो मंत्री थे, उससे पिछले कैबिनेट में भी मंत्री थे, तो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं वो। और लंबे समय से गया टाउन से वो सुरक्षित सीट जो है, एससी सीट, उससे वो जीतते रहे हैं। तो चंद्रवंशी समाज से आते हैं वो। चंद्रवंशी में भी जो स्पेसिफिक, क्योंकि जाति का जिक्र करना कोई बिहार में जरूरी है, असंवैधानिक नहीं है, तो वो कहार जाति से आते हैं, ईबीसी हैं। और जाहिर तौर पे उनका जो चयन है वो स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि अध्यक्ष के नाम को लेकर काफी दोनों पक्षों के बीच में, जेडीयू और बीजेपी के बीच में काफी बातचीत हुई थी। और आपको याद होगा कि शपथ ग्रहण से ठीक पहले तक ये जो है, इस पे मान मनोवल होता रहा था, क्योंकि जेडीयू चाहता था कि अध्यक्ष पद तो उसको उसके खाते में जाए। और मतलब ये डिस्कशन का पार्ट था। लेकिन बीजेपी ने इस बार स्पष्ट कर दिया था जनता दल यूनाइटेड को और नीतीश कुमार को कि भैया, मुख्यमंत्री तो हम आप ही को बना रहे हैं, मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम जोखिम भी नहीं ले सकते हैं। अंडरस्टूड फैक्ट जो ये है वो कि बीजेपी ये जोखिम भी नहीं ले सकती थी कि नीतीश कुमार के अलावा किसी और के बारे में सोच भी सके। तो लेकिन बाकी चीजों पे हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, है ना। एक तो ये कि गृह विभाग आपने देखा कि सम्राट चौधरी को दिया गया, बीजेपी के कोटे में गया गृह विभाग, जो मुख्यमंत्री के पास होता था हमेशा। अध्यक्ष पद लेकिन पहले से भी बीजेपी के पास ही रहा है। अध्यक्ष पद जो है, तब फिर बात आई कि जो अंदर खाने जो बात चली वो ये कि भाई अध्यक्ष पद हमें हमारा होगा। तब भी स्पष्ट कर दिया कि अध्यक्ष पद भी वो बीजेपी के खाते में ही रहेगा, पहले से भी रहा है और इस बार भी रहेगा। तो उस पे जो है बातचीत लंबी हुई, काफी लंबी चली, और देर रात तक ये था कि प्रेम कुमार मंत्री पद की शपथ लेंगे और लिस्ट में शामिल है। लेकिन उसके बाद फिर ये खबर आई कि प्रेम कुमार के नाम पर ही सहमति बनी है, और अंतिम जो लिस्ट है उसमें प्रेम कुमार का नाम नहीं था। और सबने देखा कि उन्होंने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। जेडीयू के जितने भी कद्दावर नेता थे उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन प्रेम कुमार ने बीजेपी की तरफ से शपथ नहीं ली। तो यह स्पष्ट हो गया कि उनके नाम पे करीब करीब सहमति बन गई। उन्होंने नामांकन किया, और नामांकन के बाद ये तो औपचारिकता थी, क्योंकि जिस तरह का बहुमत हासिल है एनडीए को, तो जो भी एनडीए का कैंडिडेट होगा वो तो वॉइस वोट से एक तरह से वो अध्यक्ष पद निर्वाचित हो गए। तो उसमें उनके निर्वाचन में तो कोई अगर मगर नहीं था, लेकिन जो समीकरण का ध्यान रखा गया है, वही सवाल हम आपसे करना चाह रहे थे खालिद जी, कि प्रेम कुमार ही क्यों चुने गए, इसके पीछे भाजपा की क्या रणनीति आपको दिखती है? देखिए, प्रेम कुमार जिस वर्ग से आते हैं, बीजेपी ये कम से कम ये स्पष्ट करना, एक तो वो मतलब स्ट्रॉन्ग कैडर है। लंबे समय से कहीं भी प्रेम कुमार का आप रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो इधर उधर वो नहीं गए हैं, है ना। बीजेपी के वो कैडर रहे, स्ट्रॉन्ग कैडर रहे हैं, और लगातार जीत दर्ज करते रहे हैं गया टाउन सीट से, है ना। तो बीजेपी सत्ता में हो ना हो, प्रेम कुमार बीजेपी के साथ रहे हैं। ये एक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया उनका। वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, जिस वर्ग से वो आते हैं हमने उसका जिक्र कर दिया कि इस वर्ग को समेटना, इनको विश्वास दिलाना कि ये वर्ग जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी की एक
बड़ी रणनीति का हिस्सा है। आगे जो बीजेपी अपने को मजबूत स्थिति में देखती है बिहार में, या देखने की कोशिश करती है, उसमें ये जो डिसीजन है प्रेम कुमार को अध्यक्ष पद देना, अध्यक्ष पद पर सुशोभित करना, ये डिसीजन बड़े काम का है, क्योंकि उस वर्ग को ये समझाने में बीजेपी कहीं ना कहीं कामयाब हो सकती है कि देखिए हम आपको किस तरह से रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि इतने जिम्मेदार पद पर प्रेम कुमार को हमने बिठाया है। तो एक तो कारण ये है। दूसरा ये है कि आगे जो, क्योंकि इस वोट पर जो है नजर किसकी है, नीतीश कुमार की भी है, तो ये बोलना पड़ता है कि भैया बड़े भाई की भूमिका में कब आएगी बीजेपी, जब ये अपने तमाम जो समीकरण है वो पूरी तरह से मजबूत बना लेगी और एक चेहरा भी यहाँ पे अपना स्थापित करेगी, तभी वो अपने को मजबूत बना सकती है। तो ये आगे की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। चुनौतियां जो है, वो सवाल आपने अभी किया हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं। वही हम, अब अगला सवाल मेरा यही होने वाला था कि अब इनके सामने चुनौतियां क्या है। वैसे इन रिटर्न हम आपसे ये जरूर पूछ सकते हैं कि प्रेम कुमार को अध्यक्ष बनाने में आपको क्या वजह लगती है? देखिए, जो आपने बताया वो सारी बातें सही है कि एक तो वरिष्ठ हैं, आमतौर पर जो बहुत वरिष्ठ नेता होते हैं उनको ये पद दिया जाता है। अभी जो नंदकिशोर यादव थे या जो भी वरिष्ठ है, कैडर है, भाजपा के बहुत पुराने कैडर हैं, तो एक जो उनकी साख है वो बहुत निष्ठावान जो नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में है, ये बहुत बड़ा मैटर है। दूसरा कि बीजेपी को आमतौर पर एक ठप्पा रहता है कि अगड़ों का समर्थन ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा बिहार में अब ये जताने की कोशिश में लगी है कि नहीं, हम सिर्फ अगड़ों की पार्टी नहीं है। देखिए, सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने, उसके पहले जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो भी पिछड़े समाज से थे। प्रेम कुमार को, नंदकिशोर यादव को इन्होंने जो पद दिया, तो एक तरह से मैसेज देने की कोशिश है कि जातीय बैलेंस, जातीय संतुलन हम साध के चल रहे हैं। हम किसी एक का ठप्पा मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि हम एक कहिए कि बहुजन समाज या सर्व समाज की बात करते हैं, तो ये मैसेज भाजपा देना चाहती है। तो ये जो आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, और ये जातीय समीकरण भी उसमें फैक्टर है। इसमें अगर आप अनुमति दें तो मैं एक पक्ष और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, पिछले जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो नंदकिशोर यादव थे, पिछड़ा समाज से आते थे, उनको हटाया गया। तो समाज को एक मैसेज भी देना था कि भैया पिछड़ा हटा के अगले को तो नहीं लाया जा सकता। विजय सिन्हा का नाम चला था, लेकिन उनका नाम इसी वजह से कट गया क्योंकि वो अगड़ी जाति से आते हैं, उनका नाम चला था, तो उनके पास अनुभव भी था, पिछली बार वो विधानसभा नहीं, लेकिन ये है कि नाम चला था, लेकिन उनको मंत्री पद की जब शपथ दिला दी गई तो उसके बाद ये तय हो गया था कि उनको नहीं। मैं इसी पक्ष पे आ रहा था कि जो समीकरण की बात होती है, तो पिछड़ा वर्ग को ये समझाना, अगर किसी अगड़े को ये जगह दे दी जाती तो मैसेज गलत जाता। क्योंकि इस बार अगर आप लिस्ट देखें, सूची देखें पूरी विधानसभा में जो नवनिर्वाचित विधायक हैं 18वीं विधानसभा में, और मंत्रियों की जो सूची देखें तो उसमें अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन अगड़ी जातियों को मिल रहा है। उनकी जो जनसंख्यीय भागीदारी है उससे कहीं ज्यादा। तो एक मैसेज तो जा रहा है, फ्लोट कर रहा है लोगों के बीच में कि भैया अगड़ों की सरकार है क्या, सारे अगड़े मंत्री जो है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं मानते हैं। मैं अपने एनालिसिस कह रहा हूँ कि बड़ी संख्या में अगड़ी जाति के, रिकॉर्ड संख्या में, देखिए सुनीता जी, रिकॉर्ड संख्या में इस बार अगड़ी जाति के जो विधायक हैं वो सदन में पहुंचे हैं, एनडीए की तरफ से खास तौर पे, है ना। वो ओवरऑल विपक्ष भी इसमें आ जाता है, विपक्ष से भी कई अगड़ी जाति के आए हैं, लेकिन जो बहुमत तो एनडीए का इस बार है। तो रिकॉर्ड संख्या में इस बार विधायक पहुंचे हैं, और उनकी जो आप मंत्रियों की लिस्ट देखिए उसमें भी उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। तो इसको देखते हुए एक मैसेज ये भी देने की कोशिश थी, एक पिछड़े को, सॉरी अति पिछड़े को, एससी समाज का जो व्यक्ति है उसको इसमें सुशोभित करना, इस पद पर सुशोभित करके ये बताने की कोशिश है कि नहीं, हम जो है सारे वर्गों को साथ लेकर चलते हैं, और जो एससी समाज है उसको हम इतना बड़ा पद, इतनी जिम्मेदारी वाला पद देते हैं। हाँ, और एक बात और है कि लास्ट प्रश्न है मेरा कि क्या चुनौती, हालांकि देखिए बहुमत में है सरकार और बम्पर जनादेश है,
इसलिए हमको लगता है कि इस बार विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर उतना प्रेशर या बोझ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी क्या चुनौतियां रहेंगी इनके सामने? देखिए, नंबर के हिसाब से देखें तो कोई चुनौती ही नहीं है। और जो परिपाटी आजकल हो गई है कि बहुमत जिसके पास है वो अपनी चलाने लगता है, हालांकि सदन में ऐसा होना नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है प्रेम कुमार के पास वो यही है कि जो विपक्ष को भी साथ लेके विपक्ष जो है वो बहुत कम है ना। तो वो अपनी आवाज को मुखरता के साथ, क्योंकि चेयर पे बैठने के बाद वो गार्जियन हो जाता है, और गार्जियन को सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखना पड़ता है? जो कमजोर कैंडिडेट है ना, कमजोर पक्ष हो, तो कमजोर पक्ष की आवाज दबे नहीं सदन में, ये ध्यान देना है ना, ये दिखाना होगा। और इसमें निष्पक्षता उनको दिखानी होगी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती हो, क्योंकि पिछले सदन में आपने देखा कि बहुत नजदीकी मामला था ना, बिल्कुल बैलेंस फैक्टर बहुत मजबूत था। तो वहां पे हंगामा ही हंगामा, है ना। अगर सदन में बोलने उनको नहीं दिया था तो वो हंगामा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ताकत थी अपनी बात कहने की, है ना, संख्या बल था। लेकिन इस बार जो है वो उनके पास संख्या बल नहीं है। तो छोटी सी जमात एक तरह से है वहां पे, वो अपनी बातों को कैसे रखे, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज अगर दबा दी जाती है संख्या के कारण, तो ये जो है अध्यक्ष की कुर्सी पर सबसे बड़ा प्रश्न है। तो ये सबसे बड़ी मुझे चुनौती लगती है। स्वाभाविक रूप से प्रेम कुमार इसको कैसे मैनेज करते हैं, हालांकि बड़े शालीन व्यक्ति हैं वो, बातचीत की शैली, उनके कार्य करने का तरीका, ये सारी जो बातें हैं, उनका व्यक्तित्व, ये हिलने मिलने वाला हाथ से जो है, वो बहुत मदद करेगा। लेकिन वो इस विधायी कार्य को कैसे पूरा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो चुनौती सबसे बड़ी यही है। बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, देखते हैं कि प्रेम कुमार अपना कार्यकाल किस तरह से निभाते हैं। फिलहाल तो उनको बधाई हम लोग दे सकते हैं। दर्शकों, हमारी ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।